बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के बारे में सिलसिलेवार तरीक़े से आप हजरात तक बातें पहुँच रही हैं। अगर नहीं पहुँच रही हों, अगर आप सुन नहीं पा रहे हों, तो आप यूट्यूब पर खालिद कासमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन चीज़ों को सुन सकते हैं। उनके अंदर मैंने ये बतलाया था कि 3 चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। पहली चीज़ नक़द रुपया, पैसे के बारे में, पैसे पर ज़कात वाजिब होती है। पैसे के बारे में मैंने आपको सब बातें बतला दी। दूसरी चीज़ ज़ेवर, सोना और चांदी। सोना और चांदी के अलावा और भी ज़ेवर होते हैं और भी धातु होती हैं, तो किस धात पर ज़कात फ़र्ज़ है, किस पर नहीं है, वो आपको बतला दिया था। तीसरी चीज़ प्लॉट या मकान। तीसरी चीज़ बतलाई थी माल तिजारत, बेचने का सामान। उसी के अंदर आते हैं प्लॉट या मकान। तो प्लॉट या मकान की कीमत पर, प्लॉट या मकान पर ज़कात वाजिब है या नहीं है, तो किस प्लॉट पर वाजिब है, किस पर नहीं है, ये मसला समझने का है, काफ़ी अहम मसला है। जो प्लॉट या जो मकान हमने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, जो प्लॉट या जो मकान हमने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, तो उस प्लॉट या मकान पर ज़कात वाजिब होगी। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट की नीयत से पैसा लगाते हैं, प्लॉट वगैरह ख़रीदते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जब इस पर अच्छे पैसे मिलेंगे तो हम इसको बेच देंगे, इसको निकाल देंगे। तो याद रखिए, मैं आपको बहुत आसान करके समझा दूं। इसके अंदर तफसील तो बहुत है, बहुत लंबी चौड़ी बहस है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बहुत मुख्तसर करके इस तरह से समझा दूं कि आप आसानी से समझ जाएं। जिस प्लॉट या मकान को हमने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, उस पर ज़कात वाजिब है, और जिसको हमने बेचने की नीयत से न ख़रीदा हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। ये दोनों बातें आप समझ गए। जिसको बेचने की नीयत से ख़रीदा उस पर ज़कात वाजिब है, और जिसको बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। इतनी बात तो आप समझ गए। ये 2 बातें बिल्कुल साफ़ हो गई। तीसरी बात, कोई प्लॉट हमने ख़रीदा, नीयत ये है कि या तो रह लेंगे, या किराए पर चढ़ा देंगे, या मौका लगा तो बेच देंगे। ये जो 2 बातें पहले की हैं, इनमें तो नीयत साफ़ है, या तो बेचना है या रहना है। बेचना है तो ज़कात वाजिब है, नहीं बेचना तो ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन ये जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बतलाई है, इसके अंदर कोई एक नीयत नहीं है, बल्कि इसके अंदर अलग अलग नीयतें हैं। मौका लगा तो रह लेंगे, मौका लगा तो बेच देंगे, मौका लगा तो किराए पर चढ़ा देंगे। अब इसमें मामला ज़कात का क्या बनेगा, ज़कात इस पर वाजिब होगी या नहीं? तो याद रखिए, जब तक इसमें कोई एक नीयत वाज़ह न हो जाए कि या तो बेचना है या रहना है या किराए पर देना है, जब तक कोई एक नीयत न हो जाए, जब तक इसके अंदर बेचने की नीयत ना हो जाए, इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो इस पर हमारी तीन चार नीयतें बन गई, या तो इसमें रह लेंगे, या किराए पर चढ़ा देंगे, या हम इसको बेच देंगे। तो इस नीयत के वाज़ह न होने की वजह से इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात इस पर जब ही वाजिब होगी जब हमारी नीयत एक हो जाए, बेचने की या रहने की। अगर बेचने की नीयत हो गई तो ज़कात वाजिब, और रहने की नीयत है तो ज़कात वाजिब नहीं। तो ये मसला घूम फिर कर फिर यहीं आ गया। तो 3 बातें इसके अंदर हो गई। अगर बेचना है तो ज़कात वाजिब है, नहीं बेचना, रहना है या किराए पर चढ़ाना है तो ज़कात वाजिब नहीं है। और अगर ये तीसरी किस्म ये है कि हमें या तो बेचना है या रहना है या किराए पर चढ़ाना है, इसमें भी ज़कात नहीं है। अब एक किस्म आपको मैं और बतला दूँ। हमने कोई प्लॉट मिसाल के तौर पर ख़रीदा बेचने की नीयत से, लेकिन बाद में हमारी नीयत बदल गई। हमारी नीयत ये बन गई कि अब हम इसमें रहेंगे।
तो हमारी नीयत अगर ये बन गई कि हम इसमें रहेंगे, तो इससे पहले का जो मसला है, जब तक हमारी नीयत बेचने की थी तो जब तक उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं, इतनी सालों की हम ज़कात निकालेंगे या नहीं, ये एक मसला है। तो याद रखिए, जब तक बेचने की नीयत थी जब तक तो ज़कात उस पर वाजिब होगी, और जब बेचने की नीयत बदल गई तो अब ज़कात वाजिब नहीं होगी, यानी पिछली सालों की ज़कात देनी पड़ेगी नीयत बदलने से पहले पहले की, और नीयत बदलने के बाद की ज़कात नहीं देनी है, क्योंकि अब हमारा इरादा उसमें रहने का हो गया। इसी तरह एक बात ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी ने कोई प्लॉट ख़रीदा और ये नीयत की कि हम इसको बेचेंगे, लेकिन बाद में उसने उसे किराए पर उठा दिया, तो अब ये देखना है कि किराए पर उठाने के बाद भी बेचने की नीयत है या नहीं। अगर बेचने की नीयत है तो ज़कात उस पर वाजिब होगी। अगर बेचने की नीयत है तो ज़कात वाजिब होगी, और अगर बेचने की नीयत नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन पिछली सालों की जब तक उसकी नीयत थी, जब तक कि उसको ज़कात देनी पड़ेगी, और अब जो उसने किराए पर उठा दिया है, तो किराए पर उठाने के बाद अब ज़कात उस पर वाजिब होगी या नहीं, तो याद रखिए किराए पर उठाने के बाद ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि उसके किराए पर ज़कात वाजिब होगी। उसके किराए पर, जब उसका किराया आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा और वो निसाब को पहुंच जाए, या आप ज़कात देते हो तो आपके माल में मिलकर उसकी ज़कात अदा की जाएगी। एक बात आप आखिर में ये समझ लीजिए कि अगर हम प्लॉट या मकान की ज़कात देंगे तो किस हिसाब से देंगे, ये मसला समझने का है। तो याद रखिए, उसकी मालियत पर ज़कात है। प्लॉट हमारे जितने पूरे प्लॉट कितने रुपये का है, उस पर ज़कात वाजिब है, और आज की क्या कीमत है उसके हिसाब से ज़कात देनी है, ख़रीदारी की कीमत के हिसाब से नहीं देनी है। इस बात को आप और अच्छे तरीक़े से समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर हमने कोई प्लॉट 2-4 साल पहले मिसाल के तौर पे 6-8-10 लाख रुपए का ख़रीदा। आज के वक्त में उसकी कीमत 20-25 लाख रुपए है। तो अब हमें आज ज़कात देनी है, हम 6-7 लाख रुपये, यानी जितने रेट के हिसाब से हमने ख़रीदा था उसके हिसाब से ज़कात निकालेंगे, या जो उसकी आज की कीमत है उसके हिसाब से ज़कात निकालेंगे। तो मसला बहुत साफ़ है कि आज की जो उसकी कीमत है उसके हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। ये मसला बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ तरीक़े से मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हमें ज़कात उसकी निकालनी है जिसके हम मालिक हैं। आज की तारीख़ में हम उस कीमत के मालिक नहीं हैं कि जिस कीमत में हमने ख़रीदा था, बल्कि आज की तारीख़ में हम उस कीमत के मालिक हैं जो उसकी मार्केट में कीमत है, जो उसकी वैल्यू मार्केट में है, हम उसके मालिक हैं। तो आज उसकी कीमत 20-25 लाख रुपए है, उसके हिसाब से हमें ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये ज़कात के बहुत अहम मसाइल थे जिनके बारे में आप हजरात मुझे बार बार फ़ोन करके मालूम कर रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बतला दी। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा हिसाब लगाकर अपनी ज़कात सही तरीक़े से हक़दारों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे आप अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।